कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि हरियाणा ग्रुप डी जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2026 में होने जा रहा है, बिल्कुल ही आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा है कि मैंने आपको हरियाणा ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, पहले हम उनके प्रश्नों को करेंगे। साथ में हमने आपके अ, हर एक टॉपिक के जो है टॉपिक वाइज़ मैंने जो है क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें आपके मैथ का हो, रीजनिंग का हो, आपका जीके का हो, करंट अफेयर का हो, साइंस का हो, ये हर एक टॉपिक के मैंने प्रश्न को आपको डेली करा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अब तक जो है हरियाणा ग्रुप डी के फॉर्म को तो भर दिए हैं पर तैयारी नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री में, बिल्कुल फ्री जो है आप लोगों को यूट्यूब पे हरियाणा ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कराया जा रहा है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली ही क्लास कीजिए हरियाणा ग्रुप डी की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक क्लास आपको सुबह शाम देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आपको क्लास करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी, ठीक है? मिलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या आने वाला है, आप बेहतर तरीके से समझेंगे। थोड़े से प्रश्न का लेवल जो है हाई है, पर आप थोड़े से मेहनत करोगे तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है? पहला प्रश्न है कि जब एक प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसके वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। कि जब एक प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसके वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिन्होंने बताया है वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों घटते हैं लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है परमाणु त्रिज्या घटती है और धात्विक लक्षण भी घटते हैं, ये बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न, कि जब एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एक गैस निकलती है। इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जब एथेनॉल अम्ल आ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एक गैस निकलते है। इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो चूने के पानी को धुंधिया कर देती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एक कार एक सीधी सड़क पर चलती रही, यदि कार का वेग अचानक दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा और उसके रोकने के लिए आवश्यक ब्रेकिंग दूरी क्रमशः कितनी गुनी होनी चाहिए? बताएंगे यहाँ पे कि अगर एक कार सीधी रेखा में चल रही है और यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा और उसके रोकने के लिए आवश्यक ब्रेकिंग दूरी जो है कितनी
गुनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे 4 गुना, वो बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 कह रहा है, 5वां प्रश्न, मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन में रक्त के छीनने की जो है प्रक्रिया मुख्य रूप से किस हिस्से में उच्च दबाव के कारण संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मानव गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन में एक रक्त के छनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस हिस्से में उच्च दबाव के कारण संपन्न होती है। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को तेजी से बढ़ावा देता है और फलों एवं बीजों में उच्च सांद्रता में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं 100% है कि सिलेक्शन दिलाने वाला है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को तेजी से बढ़ावा देती है और फलों एवं बीजों में उच्च सांद्रता में पाया जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं साइटोकालिन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई को खींचकर दोगुना करने पर उसके नए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई को खींचकर दोगुना करने पर उसके नए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। यह किस प्रकार का जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है, जिन्हें बताया है विस्थापन अभिक्रिया, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है हमारे फेफड़ों में गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम सतही क्षेत्रफल प्रदान करने वाली गुब्बारे जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, जिन्होंने बताया है कुपिकाएं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में किसी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है जिसके कारण वह धुंधली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। निकट दृष्टि दोष में किसी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है जिसके कारण वह धुंधली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 10 के जो राइट उत्तर है, जिन्हें बताया है रेटिना के सामने या पहले, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि किसी गतिशील पिंड का जो है संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि यदि किसी गतिशील पिंड का जो है संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में अ, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 44%, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको देखना है कि पानी से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी पूरी बर्फ पिघल जाए तो बीकर में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पानी से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी तरह पिघल जाए तो बीकर में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी के स्तर में जो प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है कि पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा जब बर्फ पिघल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 13। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर आमतौर पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, NHO3 एक प्रबल आक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा सांद्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा सांद्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है क्योंकि यह नमी को सोख कर जिप्सम नामक कठोर ठोस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है तारों और सूर्य में विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए किस प्रारंभिक स्थिति का होना अत्यंत अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, अत्यधिक उच्च ताप और उच्च दाब, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है ये सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है और वहाँ कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा अमाशय जिप्सम, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एल्केन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइन त्रिबंध आबंध और त्रिआबंध वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। हमें बताना है कि जो है एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है। एल्काइन, तो एल्काइन में क्या होता है, 2 घटा दिया जाता है, CnH2n-2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे, जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे का संकरण शुद्ध बौने मटर के पौधे से कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। इस F1 पौधे में स्वपरागकण कराने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण रूपी जो है अनुपात क्या होता है, क्या होगा।
तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरणों को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं? बताइएगा। जो घर के हम लोग सामान यूज करते हैं, एसी पंखा जो भी है, उसको श्रेणी क्रम में क्यों समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि प्रत्येक उपकरण को सामान्य विभवांतर मिले और एक उपकरण खराब न होने पर बाकी सभी चलते रहें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है ध्वनि की अ, तीक्ष्णता या पतली आवाज मुख्य रूप से ध्वनि तरंगों की किस विशेषता पर निर्भर करती है, जिसके कारण महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में पतला होती है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 20 का है ध्वनि की ये तो हो गया 20वां अभी हुआ है ना। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों से पानी और खनिजों का पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाना किस मुख्य भौतिक खिंचाव बल के कारण होता है, जो पत्तियों के रंध्रों से पानी के वाष्पीकरण द्वारा उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्हें बताया है वाष्प उत्सर्जन खिंचाव, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अपचयन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि आंख के उस दोष को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति एक ही समय पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट रूप से फोकस नहीं कर पाता? इसे बेलनाकार लेंस में ठीक से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जिन्होंने बता रहा है अबिंदुकता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अबिंदुकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस अर्धचालक तत्व का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस अर्धचालक तत्व का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है यहाँ पे हमारे हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे दिल का जो है धड़कना, रक्तचाप और वमन यानी उल्टी मस्तिष्क के किस विशिष्ट भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 के जो राइट उत्तर हैं